हेलो एवरीवन। जैसा कि जो लोग ये सोचते हैं मैं जीवन में कई बार फेल क्यों हो रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं और लगातार फेल भी होते हैं। वो ये ऐसा सोचते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात को गलत साबित करते हुए आज हमारे साथ हैं संजय सर, जो लाइफ में कई बार फेल हुए, अपने एकेडमिक में भी कई बार फेल हुए और उन्होंने कई स्टार्टअप किए उसमें भी फेल हुए। बट आज इतनी कम रूम में एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इन्होंने खड़ा किया, नियर बुक, जो कि बुक्स को खरीदने, ओल्ड बुक्स को खरीदने और बेचने का ऐप है। और रिसेंटली संजय सर ने शार्क टैंक इंडिया से अनुपम मित्तल सर द्वारा फंडिंग भी रेज करी। तो आज संजय सर हमें पूरी अपनी जर्नी शेयर करेंगे और दुनिया का ये मिथ हटाएंगे कि नॉर्मल स्टूडेंट भी बहुत बड़ा कुछ कर सकता है और जो बच्चे फेल होते हैं वो भी बाद में बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। सो वेलकम संजय सर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। संजय, आप जैसा कि आप कई बार एकेडमिक में भी फेल हुए, आपने कई बार अपने स्टार्टअप भी स्टार्ट किए यूट्यूब पे, वो भी फेल हुआ, तो आप इतने फेल होने के बाद भी कैसे इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया, उसके बारे में आप व्यूवर्स को हमारे जरूर बताएं। ओके, तो कोई भी जो स्टार्ट करता है सबसे पहले तो फेल होने के लिए नहीं करता। बट अनफॉर्चुनेटली हो जाता है फेल बिकॉज ऑफ सम रीजंस। लेकिन मेरे हिसाब से फेलियर एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है हमारे लिए सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था काफी कम एज में, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए थे। कॉमेडी वीडियोस में बनाता था, बट वो चैनल चला नहीं। लेकिन लेकिन उस चैनल से मैं एडिटिंग सीख गया, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग सीख गया कि कैसे सोशल मीडिया वर्क करता है। तो मैंने काफी सारी चीजें सीखी उस वक्त जो अब मेरे काम आ रही है। तो मेरे हिसाब से फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। जितना ज्यादा और जितना जल्दी आप फेल हो सकते हो उतना हो जाओ, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि संजय सर, आपने नियर बुक ऐप बनाया, तो इसके लिए भी जैसे बहुत सारे फाउंडर्स का ऐसे आज मिथ होता है कि कंपनी बनाने के लिए सब कुछ सीखना है। क्या वो ऐप भी बनाने के लिए इंसान को खुद ही सब कुछ कोडिंग सीखनी होती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि खुद ही कोडिंग सीखनी जरूरी होती है। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे कोडिंग करना उतना अच्छा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं पसंद है। बेसिकली मुझे कोई और कर दे मेरे लिए, वो मेरे लिए ज्यादा प्रिफर करता है। तो मैं तो हायरिंग पे या फिर किसी और से करवाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ बजाय खुद करने के। क्योंकि अगर मैं खुद करूंगा तो मैं कितना टाइम दे दूंगा, मैं पूरा टाइम इसमें लगा दूंगा, फिर मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, टीम बिल्डिंग कैसे करूंगा। तो मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि हम खुद ही करें। तो आज सर, जैसे कि आपने कंपनी इतनी बड़ी बनाई, तो आपको इसमें क्या क्या दिक्कतें आई? अच्छा। दिक्कत है तो हमेशा दिक्कत ही होती है। स्टार्टअप वर्ल्ड को ऐसा बाहर से ऐसा लगता है ग्लैमरस वर्ल्ड है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब आप इसमें एंटर करते हो, जब आप एक्चुअल में जब आपका वर्क स्टार्ट होता है, तब आपको पता लगता है कि यार साली जॉब ही इससे बढ़िया थी। एक बार को तो आपको ऐसा फील हो जाएगा कि जॉब ही मस्त है। तो स्टार्टअप वर्ल्ड में कभी भी ये जान के मत आना कि कितना सही है, कितना ग्लैमरस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज मैनेज करनी पड़ेगी, आपको सर्वर कॉस्ट देखना पड़ेगा, आपको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी माथापच्ची है इसमें। तो अगर आप सच में पैशनेट हो अपने काम को लेकर के और कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहते हो, तभी इसमें आना, वरना आने की कोई जरूरत नहीं है। फंस जाओगे आप पूरी तरह। जैसे कि आपने बहुत अच्छी बताई, टीम्स की भी बात बताई, सैलरी भी देने की बात बताई। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स को देखा है, वो टीम को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो आप उसका क्या फार्मूला आपने अपनी कंपनी में अप्लाई किया कि वो टीम पूरी मैनेज हुई? सच बात बताऊं तो अभी सारी चीजें मैं ही मैनेज करता हूँ इनिशियल स्टेज पे।
बट टीम बिल्डिंग का ये है कि कुछ कोर टीम मेंबर्स है, उनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दो कि ये एरिया आपको ही संभालना है। इसमें जो भी अच्छी चीज होगी बुरी चीज होगी सब आपके ऊपर है। और उसे टॉर्चर मत करो किसी भी चीज को लेकर के, क्योंकि टीम बिल्डिंग में कई बार होता है कि हम अपने मेंबर्स को इतना ज्यादा टॉर्चर कर देते हैं, इतना ज्यादा उस पर प्रेशर बनाने लगते हैं कि ये काम करो, जल्दी करो, ऐसा करो। तो फिर वो एक कनेक्शन टूट जाता है। तो मेरे हिसाब से टीम बिल्डिंग का सबसे एक बेटर और सबसे अच्छा तरीका है कि उससे एक बॉन्ड बना लो, उसे एक दोस्त बना लो। क्योंकि हम सबको दोस्त पसंद होते हैं। दोस्त के साथ हम काम फटाफट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो टीम बिल्डिंग का मेरा सीधा सा फॉर्मूला है, अगर कोई इंसान जो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है वो आपके साथ काम भी अच्छा करेगा और वो आपसे लॉयल भी रहेगा। तो अपने दोस्तों को लाए। जैसा कि कंपनी स्टार्टअप तो स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद उसमें इनिशियल अमाउंट लगता है फंड रेजिंग का। तो उसमें आपने तो बहुत बड़ी जगह शार्क टैंक इंडिया से फंड रेज किया, क्या उससे पहले भी आपने कहीं फंड रेज किया था? और फंड रेज करने में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? हाँ, शार्क टैंक से पहले भी हमने बहुत जगह से फंड रेजिंग की ट्राई की, बट अनफॉर्चुनेटली हमें मिला नहीं, क्योंकि वेरियस रीजन अभी छोटे स्टार्टअप को नहीं मिलता है इतना जल्दी फंड। और अभी आज का टाइम 2020 और 2022 में ज्यादा चल रहा था, बूम कर रहा था फंडिंग फंडिंग। बट अभी थोड़ी कम हो गई है, तो इस वजह से काफी दिक्कतें आई। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फंड नहीं मिल रहा है तो आपको कंपनी को बंद कर देना है या स्टार्टअप को नहीं चलाना है। आप अपने बूटस्ट्रैप भी चला सकते हैं। और मैं तो बूटस्ट्रैप के एकदम पक्षपात हूँ। बूटस्ट्रैप सबसे बढ़िया है, विदाउट फंडिंग करो, कोई इन्वेस्टर्स का प्रेशर नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जितना आपके पास है उतना लगाओ, प्रॉफिट आए तो उसको और इन्वेस्ट करो और आगे बढ़ो। ये सबसे बेटर तरीका है। तो संजय सर, एक टाइम ऐसा आता है कि कंपनी को फंड रेज करना ही होता है, तो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहां कंपनी को फंड रेज करना चाहिए? हाँ, सही कहा। इनिशियली नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि कंपनी का क्या होगा। बट एक टाइम आ जाता है कंपनी में जो जब आपको लेना ही पड़ता है फंड, जब चीजें मैनेज नहीं होती है। और वो टाइम तब होता है जब आपके पास यूजर्स होते हैं, जब आपके पास कस्टमर्स होते हैं, इतनी इंक्वायरीज होती है कि आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते। वो पॉइंट होता है कि आपको फंड रेजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी इन्वेस्टर्स का भी पैसा वसूल होगा, जो इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में। अदरवाइज फंडिंग लेने से कोई फायदा नहीं है। तो आप संजय, मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को ऐसा देखा है कि उनको कहीं से ग्रांट्स मिल जाती है या फंड्स कुछ मिलते हैं, तो वो तुरंत अपनी लग्जरी के सामान खरीदने लगते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि फाउंडर्स अपने जो उनको ग्रांट मिलता है, पहली बात तो ग्रांट मिलता क्यों है? उनके बिजनेस के लिए। और अगर वो उसमें इन्वेस्ट ना करके अपनी लग्जरी अपने पर्सनल लाइफ में करेंगे, एक हद तक ठीक है, थोड़ा बहुत कर लिया तो इट्स ओके। बट अगर जरूरत से ज्यादा कर लिया तो वो उनके लिए भी ठीक नहीं है और बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है। और कितना ही कर लोगे, 10 दिन तक ऐश कर लोगे उस पैसों से, बट बाद में तो बिजनेस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको चूज करना है कि आपको 10 दिन की लग्जरी चाहिए या पूरे लाइफ टाइम की। एक संजय क्वेश्चन था कि मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को धोखा खाते हुए देखा है। जैसे कि आपने ऐप बनवाया, ठीक है, तो आपने उस कोडिंग को या कोडिंग करके ऐप नहीं बनाया, किसी और से बनाया, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसमें कि हर चीज आपके अंडर रहे? अच्छा सवाल है। तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि आपके जो टीम मेंबर्स होते हैं उनपे, वो आपके दोस्त होने चाहिए बेसिकली। और दोस्त होते हैं जिन पे हमको ट्रस्ट होता है। तो मेरा ये सीधा सा फंडा है कि जो भी मेरी टीम मेंबर्स होंगे वो मेरे फ्रेंड्स होंगे, वो मेरे कोर फ्रेंड्स होंगे, जिनसे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, अच्छा बुरा, बिजनेस में हर एक डिटेल, जिन पे मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को अपने टीम मेंबर लाना है। तो फिर कोई सवाल नहीं आता, धोखाधड़ी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता।
तो संजय, जैसे कि मैंने फंड रेजिंग की बात करी, आपने कहा मैं कई बार रिजेक्ट भी हुआ है और लास्ट में आपको बहुत बड़ी जगह से फंडिंग मिली है। बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप को वहां से फंडिंग नहीं मिल पाती, पर आपको मिली है। तो आपने क्या लगातार आपकी लर्निंग रही फंड रेज करने की, जो आपको वहां से फंड मिला लास्ट में? और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए न्यू फाउंडर्स को? न्यू फाउंडर्स को तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसका ध्यान रखना चाहिए। फाउंडर्स को हर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। वो हर एक फील्ड में बेसिकली उसको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत फाउंडर्स को। तो एक संजय, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब भी कोई बंदा स्टार्टअप करता है, फैमिली प्रॉब्लम। वो कितनी आपने फेस करी? अगर फेस करी है तो उसको फिर आपने कैसे मैनेज किया? ये तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि रितेश सर भी बोलते हैं कि अगर आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो तो अपनी फैमिली से दूर रहना। और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। प्रॉब्लम्स तो देखो बहुत आती है, ऑनेस्टली बहुत आती है। और हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो पेरेंट्स है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। वो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप इन सब चीजों को समझते नहीं है इतना अच्छे से। तो उनको लगता है कि बच्चा क्या कर रहा है, पूरे दिन घर पे बैठा है, पूरे दिन अपने कुछ कर रहा है लैपटॉप में, कर क्या रहा है वो। उनको टेंशन होने लगती है। तो मेरी तो यही राय है कि अगर आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो तो जितना हो सके अपने घर से दूर रहो। मैं भी कई टाइम तक जयपुर में एक पीजी में रहा था जब मैं ये बिल्ड कर रहा था। इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, तब मैं जयपुर में रहा था, अलग जगह एक पीजी में अपना घर छोड़ करके। वहाँ गंदा खाना मिलता था पर वो भी मैं खा लेता था, क्योंकि माइंडसेट जरूरी है। तो अकेला रहना पड़ेगा आपको अगर बिल्ड करना है तो। आज संजय, एक जो मैंने देखा है बहुत सारे फाउंडर्स को, लगभग सभी को ये दिक्कत होती है कि कल क्या होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। ये लगभग सभी सभी फाउंडर्स को होती है। तो ये डर को आप कैसे मैनेज करते हो? लाइफ है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगले पल मेरे को सांस भी ना आए, मैं खुद मर जाऊं। तो बिजनेस तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब हम खुद मर जाएंगे तो बिजनेस का क्या होगा। तो पर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम कर सकते हैं बस। हमारे हाथ में जितना है उतना हम कर सकते हैं, जो हाथ में नहीं है उसको तो हम क्या ही करें। सो जैसा संजय कि हमारे पास आया है कि आपने एक बुक भी लिखी है एजुकेशन पे। तो उसके बारे में आप जरूर हमें बताएं कि उस बुक में ऐसा क्या है। जी हाँ, लिखी है मैंने। बुक लिखी हुई है, काफी पहले ही लिख दी थी इसको मैंने। जब मैं आई थिंक 10th 11th कर रहा था तभी लिख दी थी। क्योंकि हमेशा से ही मेरे अंदर एक एंगर, एक गुस्सा रहा है एजुकेशन सिस्टम के प्रति। मुझे हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है ना कि प्रैक्टिकल। और इसलिए मुझे आपका काम भी बहुत पसंद आता है कि आप जो लैब्स बनाते हो उनको बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हो। तो मैं आपके काम को बहुत सपोर्ट करता हूँ और बहुत सही काम है। बट अभी ज्यादातर स्कूल्स में ऐसा हो नहीं रहा है। ज्यादातर स्कूल में थ्योरेटिकल नॉलेज ही रट्टा मराया जाता है। उनको नंबर्स के ऊपर जज किया जाता है कि ज्यादा नंबर है तो अच्छी बात है, वरना। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी बहुत हुई है, क्योंकि मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था बचपन से ही। अभी तक नहीं हूँ वैसे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे 50 60 बस इतने ही नंबर आते हैं। हालांकि बिना पढ़े आते हैं पर आ जाते हैं। तो वो गुस्सा था मेरे अंदर कि ये गलत है, इसको चेंज किया जाना चाहिए। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। सो दैट्स वाई मैंने सोचा उस वक्त जब मैं स्टूडेंट था कि मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बुक लिखना स्टार्ट कर दिया कि हो सकता है ये बुक कोई पढ़े तो उसका मेंटल स्टेट तो एटलीस्ट सुधरे। तो तब मैंने लिखी थी और अब मैं कुछ टाइम में इसको पब्लिश करने वाला हूँ। तो ये बुक बहुत ही जल्दी व्यूअर्स आ जाएगी और आप सभी को इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ संजय सर से
कि इतने फेलियर होने के बाद भी, कम एजुकेशन में भी ज्यादा अच्छा होने के ना होने के बाद भी आज इतनी अच्छी जगह है। सो इस बुक को पढ़ना चाहिए, और इस बुक का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जहां से आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। और सर के ऐप का भी हम लोग लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिस पर आप अपनी ओल्ड बुक्स को बेच भी सकते हैं और वहां से ओल्ड बुक्स को खरीद भी सकते हैं।